सो एज यू नो, कल मैंने बताया था कि इंटेलिजेंस की ना काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट यूनिट में यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे सब लोग कि इंटेलिजेंस को कितने लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करके रखा है। ओके, सो यहाँ पे दो अप्रोचेस की बात की गई है बेसिकली। फर्स्ट इज साइकोमेट्रिक अप्रोच, जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, जो बेसिकली इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओके, देन वी हैव कॉग्निटिव अप्रोच, जिसको हम कॉग्निशन का मतलब यही होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी। तो ये होता है कॉग्निटिव अप्रोच में, जो कि प्रोसेस पे फोकस करती है, नेचर जानने की कोशिश करती है कि इंटेलिजेंस का नेचर क्या है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक एंड कॉग्निटिव अप्रोच? साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है इट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर, और जो कॉग्निटिव अप्रोच है वो किस पे फोकस करती है? वो प्रोसेस पे फोकस करती है, वो नेचर पे फोकस करती है। ओके, सो अभी हम लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे एंड मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। आता है ये एग्जाम में, पूछ लिया जाता है। ओके, सो द फर्स्ट अप्रोच इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब क्वेश्चन क्या है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है, या बहुत सारी एबिलिटीज़ का कलेक्शन है? राइट, अब ये तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। ठीक है, this may be partly due to the fact that it involves intellectual capacities that we cannot see directly. हम क्यों इस बात का आंसर नहीं दे पा रहे हैं? बिकॉज इंटेलिजेंस को हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, राइट? हम अगर किसी का इंटेलिजेंस का टेस्ट लेंगे, फिर जो उसकी स्कोरिंग आएगी, फिर उस स्कोरिंग से हमको समझ में आएगा द पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट। राइट, it tries to understand, here we are talking about the psychometric approach, it tries to understand the structure of the intelligence, right? यही मैंने अभी बताया ना, structure of the intelligence and its underlying dimensions. अब फैक्टर एनालिसिस एक टेक्निक होती है, जिसमें ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ इस पर, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट एनी मोर। तो यहाँ पे बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज आप नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना यहाँ ब्रीफ में दिया है हम भी उतना ही ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में थ्योरीज आपको मिल जाएंगी। बस आपको ये याद रखना है कि किसकी अप्रोच साइकोमेट्रिक थी और किसकी अप्रोच कॉग्निटिव अप्रोच थी। ओके, so Charles E. Spearman, a very famous name in the field of psychology, he was a British psychologist. तो 1927 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, which is very famous theory. It is called two-factor theory of intelligence. Here he talked about the S factor, ये एक फैक्टर है, and he talked about the G factor, G factor. G is what? G is your general intelligence. ठीक है, और जो कि हर जगह पे इट इज़ कॉमन। प्राइमरी इंटेलिजेंस है कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस रिक्वायरिंग इंटेलिजेंस, ये तो हो गई जनरल इंटेलिजेंस। एंड स्पेसिफिक फैक्टर, नाम से क्या समझ में आ रहा है? इट इज़ स्पेसिफिक, ये किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए या पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए ही स्पेसिफिक होगी। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक को यूज़ करके ही इन्होंने ये दो फैक्टर्स डिराइव करे हैं। ओके, ये तो थे साइकोमेट्रिक अप्रोच, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? इन्होंने दो स्ट्रक्चर बता दिए, एक तो है स्पेसिफिक फैक्टर, एक है जनरल फैक्टर। तो ये क्या हो गया? साइकोमेट्रिक अप्रोच। Then we have another theorist, another psychologist, E.L. Thurston. Thurston ने क्या किया? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। देन आफ्टर स्पीयरमैन इन 1938 इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक थ्योरी दी विच टॉक अबाउट द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जिसके बारे में भी मैं बात करूंगी। तो इसी को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया था? एक 56 मेंटल टेस्ट का एक सेट बनाया था, एंड जिसमें ये 7 जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं ये 56 मेंटल टेस्ट से चेक हो जाती थी। किसने दिया था? E.L. थर्स्टन ने। अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, इन्होंने एक थ्योरी बनाई प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की, जिसके बारे में हम आगे 4th यूनिट में और डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना याद रखना है आप लोगों को यहाँ पे कि थर्स्टन ने एक थ्योरी बनाई, उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं हमारी, उनके बारे में बात करी, और उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने 56 मेंटल टेस्ट भी बनाए। ओके, तो अब देखते हैं क्या है ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। सो द फर्स्ट मेंटल एबिलिटी इज़ वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पे आप जैसे हिंदी में कहते हैं ना, शब्द अर्थ आपने पढ़ा होगा स्कूल में, वेयर यू बेसिकली अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स, आप समझते हो, आइडियाज़ को आप फॉर्म करते हो, ये होता है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। आप किसी की बात समझ रहे हो, लिखा हुआ जो भी मटेरियल है आप उसको समझ रहे हो, ठीक है, जो भी आप सुन रहे हो उसको समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, ठीक है, तो ये तो होगा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। देन सेकंड प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इज़ योर वर्बल फ्लुएंसी, कि आप अपने वर्ड्स को कितनी फ्लुएंटली यूज़ कर पा रहे हो और कितना फ्लेक्सिबली उसको यूज़ कर पा रहे हो, ये भी हमारी एक मेंटल एबिलिटी है, राइट। देन वी हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आप बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हो विद स्पीड एंड विद एक्यूरेसी, ठीक है।
देन स्पेशल एबिलिटी, आप जैसे समझो कि जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं, या जो आप समझो कि आपने बचपन में पजल सॉल्व करी होंगी, या इस तरीके के जो टास्क होते हैं, हम उसको कहते हैं स्पेशल एबिलिटी, जिसमें आप विजुलाइज करते हो ऑब्जेक्ट्स को, मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे आपने वो किया होगा, वो जो डाइस आता था ना, नॉट डाइस बेसिकली, व्हाट इट सेड, व्हाट इट कॉल्ड, आई जस्ट डोंट रिमेंबर, वो एक बॉक्स आता था ना, कलर्स जिसमें मैच करने होते थे, व्हाट, यस रूबिक क्यूब। तो वो भी एक तरीके की हमारी स्पेशल एबिलिटी है, राइट? आप विजुलाइज करते हो कि ये अगर मैं यहाँ, ये वाला जो बॉक्स है मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये इसका रेड कलर यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से, एंड देन यू मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स, ये हमारा स्पेशल एबिलिटी होती है। आप ड्राइंग करते हो, आप पेंटिंग करते हो, आप कोई क्राफ्ट बनाते हो, वो भी आपकी स्पेशल एबिलिटी है। ओके, देन वी हैव इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे आप क्या करते हो, जनरल रूल्स, प्रिंसिपल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स, बेसिकली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, और फैक्ट्स के अंदर कभी फैक्ट्स निकालना, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग होती है, उसके बारे में आगे कभी डिस्कस करेंगे। देन यू हैव मेमोरी, एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें आपके माइंड में स्टोर हैं वो मेमोरी है आपकी एक तरीके से, और वो स्टोर चीज़ें आप कभी भी रिकॉल कर सकते हैं उसको, ये भी हमारी एक मेंटल एबिलिटी है। एंड देन परसेप्चुअल स्पीड, के आप चीज़ों को कितनी स्पीड में परसीव कर लेते हो, चीज़ों की डिटेल को आप कितनी स्पीड में परसीव कर लेते हो, जैसे कि वट एवर आई एम टीचिंग हेयर, आप कितनी ईजिली उस इन्फॉर्मेशन को परसीव कर पा रहे हो, ग्रास्प कर पा रहे हो नॉलेज को, दिस इज कॉल्ड योर परसेप्चुअल स्पीड। तो ये किसने बताया, ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो कि दी हैं आपके थर्स्टन ने। समझो, ये स्ट्रक्चर बताया है उन्होंने, राइट? ये क्या है, ये है आपका साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, ये इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर बताया है। ओके, देन यू हैव रेमंड कटेल। रेमंड कटेल ने भी फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक यूज़ करके इन्होंने भी दो, टू रिलेटिवली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दिया है, वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड वन इज कॉल्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है कि जो आप नई नई चीज़ों से रोज़ देख रहे हो, समझ रहे हो, एकदम क्विकली जो माइंड में आपके आइडियाज़ आते हैं रोज़मर्रा की सिचुएशंस में, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो ये फ्लूइड एबिलिटीज़ होती हैं हमारी। फ्लूइड एबिलिटीज़ आर द रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। आई एम सॉरी। तो ये फ्लूइड एबिलिटीज़ हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बेसिकली वी हैव सो मेनी टेस्ट टू मेजर इट। एनालॉजीज होती हैं, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशंस। ठीक है, ये ऑन हैंड वाले टास्क है, समझ में आ रहा है? टास्क है आपके पास और आपको इसको सॉल्व करना होता है, तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होती है, इट इज़ लाइक, ये जो है ना, इट फोकसेस ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस और प्रायर एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे किसी इंडिविजुअल के पास नॉलेज होगी उस चीज़ की, ठीक है, और फिर वो नॉलेज को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है, ये होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो ये किसने दिए थे, रेमंड कटेल। अगेन इसके बारे में भी हम नेक्स्ट यूनिट में और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं उन्होंने। क्रिस्टलाइज्ड एबिलिटीज इंक्लूड्स वोकैबुलरी, जनरल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक फील्ड्स। ओके, सो ये है हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक और थ्योरिस्ट हैं या एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बात करी है, बट हम इतना ज़्यादा थ्योरी अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दिस। बट आप ये सोचो कि आपने 3 जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, एंड दैट्स इनफ। क्योंकि सबसे पहले हमने देखा चार्ल्स ई स्पीयरमैन ने हमको 2 फैक्टर्स के बारे में बात करी थी, स्पेसिफिक फैक्टर विच इज़ स्पेसिफिक फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, राइट, एंड देन जनरल फैक्टर जो कि कॉमन है सारे सारे टाइप्स के जो भी आप टास्क करें वो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, ये तो प्राइमरी इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस है। देन थर्स्टन ने जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात करी, जिसके बारे में अभी ही हमने बात करी है। एंड देन रेमंड कटेल ने 2 तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है, क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड। क्रिस्टलाइज्ड से याद रखना कि ये पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है, और फ्लूइड जो है ऑन हैंड टास्क के लिए, जो कि अभी जो काम चल रहा है उसके लिए आपकी जो इंटेलिजेंस है, आप कैसे, जो अभी आपको ऑन हैंड प्रॉब्लम दी गई है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो वो होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ओके, देन ये जो थी, ये सब थी आपकी साइकोमेट्रिक अप्रोच विच मेनली फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलिजेंस। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, देन अभी तक तो हमने साइकोमेट्रिक जो अप्रोच पढ़ी वो कंपोनेंट्स पे फोकस कर रही थी, कंपोनेंट्स, पार्ट्स। ओके, देन एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, ठीक है, जो कि है आपकी कॉग्निटिव अप्रोच। The patterns of thinking that individuals use when they reason or solve problems, they are more interested in the cognitive process which focus on how people go about solving problems। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते कैसे हैं, कैसे हम आंसर्स को फिगर आउट करते हैं। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रही है, ये अंडरलाइंग इंटेलिजेंस या अंडरलाइंग प्रोसेसेस पे फोकस कर रही है कि इंटेलिजेंस प्रोसेस कैसे करती है, ठीक है, या जो ह्यूमन माइंड है वो प्रोसेस कैसे करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। तो कॉग्निशन का मतलब ही यही होता है, आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी। ओके, अब इसी के लिए थ्योरीज भी देख लेते हैं। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग भी एक फेमस नाम है साइकोलॉजी की फील्ड में। तो इन्होंने भी कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में, कॉग्निटिव अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में ही इन्होंने एक थ्योरी दी है, जहाँ पे इन्होंने 3 कंपोनेंट्स की बात करी है। उन्होंने एक मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक मॉडल दिया है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको अपने माइंड में इनकोड कर रहे हैं, ठीक है, और कंपेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ समझ में क्या आ रहा है, ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं, राइट, कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को पहले इनकोड करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी मैसेज आता है तो हम इनकोड करते हैं उसको, ऐसे ही जैसे कंप्यूटर को एक मैसेज दिया जाता है तो वो इनकोड करता है। सिमिलरली ह्यूमन माइंड ऑल्सो वर्क्स लाइक दिस, कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमारा माइंड जो है उसको इनकोड करेगा, कंपेयर करेगा और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। देन वी हैव परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। आपने नॉलेज एक्वायर कर ली, देन यू विल परफॉर्म। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस ही तो दे रहे हो आप, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। देन मेटा कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट्स, इट इन्वॉल्व्स इन सिलेक्टिंग द स्ट्रैटेजी, कि कौन सी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो सूटेबल रहेगी। और फिर पूरा प्रोसेस, जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसको मॉनिटर करेगा कि क्या मैं ये काम सही कर रहा हूँ, क्या ये स्टेप मैंने जो लिया है वो सही है या नहीं है। तो इट इज़ मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। ओके, सो ये 3 कंपोनेंट्स इन्होंने बात करी। अब इन्होंने थोड़ा और इसको अपनी थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया, एंड अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी कुछ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात करी है। तो सबसे पहला जो है इट इज़ एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल का मतलब ही यही होता है कि आर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। हम जब क्रिटिकल वे में या एनालिटिकल वे में चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्रिटिकल लेंस से या एनालिटिकल लेंस से। सो ये होती है हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और ये IQ स्कोर्स, कॉलेज ग्रेड्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। देन यू हैव क्रिएटिव इंटेलिजेंस, राइट, जब कोई नया हम कुछ काम करते हैं, सॉल्विंग नॉवल प्रॉब्लम, सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स जो अभी तक है ही नहीं, हमने कभी तक फेस ही नहीं करी है, ठीक है। तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। एंड देन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या, प्रैक्टिकल से याद रखना कि डे टू डे अफेयर्स में, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को डील कर रहे हैं, कैसे यू आर स्ट्रीट स्मार्ट, कैसे आप रोड पे निकल रहे हो और कैसे आप सारे प्रॉब्लम्स को या सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस कर रहे हो। तो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये बात करी थी स्टर्नबर्ग ने। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी, वन ऑफ माय फेवरेट थ्योरी। इनकी भी थ्योरी जो है वो नेक्स्ट यूनिट में काफ़ी डिटेल में है, स्टिल थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने बात करी थी कि बहुत सारी टाइप्स हैं बेसिकली इंटेलिजेंस की, और हर टाइप में हर इंडिविजुअल के पास अपना अपना स्किल होता है, अपनी अपनी एबिलिटी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसका सिर्फ IQ अच्छा है, जिसकी या मैथमेटिकल एबिलिटी है, जिसके एकेडमिक स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ वही इंटेलिजेंट कहलाएगा। इन्होंने ऐसा कहा था कि बहुत सारी इंटेलिजेंस होती हैं, और अगर एक भी फैक्टर में इफ यू आर हाई देन दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंस। ही बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रादर इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एबिलिटीज। कौन कौन सी एबिलिटीज़ के बारे में इन्होंने बात करी थी? सबसे पहले तो है लिंग्विस्टिक एबिलिटी, ठीक है, जो अपनी लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, लाइक राइटर्स जो हैं, पोएट्स जो हैं, ठीक है, उनको पता है कि हमें अपने वर्ड्स जो हैं वो कैसे यूज़ करने हैं। तो ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी है उनकी। अब ठीक है, मैं सबका नहीं बताऊंगी, अभी बता दूंगी तो नेक्स्ट यूनिट में थ्योरी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो ब्रीफ में ही जितना है यहाँ पर उसी में बात करेंगे। देन यू हैव लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हो, या साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहे हो, अगर इसमें स्किल है देन अगेन यू आर इंटेलिजेंट। एंड देन स्पेशल एबिलिटीज़, कैसे आप इमेजेस और पैटर्न्स को फॉर्म कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, हमने यही सीखा ना अभी ऊपर, स्पेशल एबिलिटी। एंड देन म्यूजिकल एबिलिटी, म्यूजिकल रिदम्स में, पैटर्न्स में यू आर हाई, यू आर गुड, म्यूजिकल एबिलिटी। बॉडी एंड काइनेस्थेटिक एबिलिटी, कैसे आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहे हो क्रिएटिवली, कैसे आप जो योगा आसन्स करते हैं, या जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, या जो डांसर्स होते हैं। ओके, देन इंटरपर्सनल एबिलिटी, कैसे आप दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो, कैसे आप दूसरों के इमोशन समझ रहे हो, अपनी बात को समझा पा रहे हो, यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम। ओके,
ये होती है इंटरपर्सनल एबिलिटी। एंड देन इंट्रापर्सनल में कैसे आप खुद को समझ रहे हो, क्योंकि खुद को समझना भी अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, एक बहुत एक स्किल होती है। अपने आप को समझना भी इट इज़ नॉट ईजी, राइट। द नेचुरलिस्टिक एबिलिटी स्किल्स फॉर बीइंग सेंसिटिव टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो भी आपका नेचुरल वर्ल्ड है, उसके लिए यू आर सेंसिटिव एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर इट, ओके। देन एग्जिस्टेंशियल एबिलिटी, जब आपका लाइफ का थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग आपको समझ में आने लगे, एक रिलीजियस एस्पेक्ट आप बात कर लो, ठीक है, जो कि ट्रांससेंडल, जिसको एक वर्ड होता है ट्रांससेंडल, जो आपने उसमें पढ़ा था आपका मैस्लो की आई गेस हायरार्की ऑफ थ्योरी में, राइट। तो ये उसी तरीके से, उसी से कहीं ना कहीं इट इज़ रिलेटेड। सो हियर ही टॉक अबाउट द 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ओके। इसको भी यकीन डिटेल में अभी आप लोगों को यहाँ पे ब्रीफ में आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट यूनिट में दोबारा ये सारी थ्योरीज पढ़ोगे ना आप लोग, तो वहाँ पे इजीली फिर आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आराम से याद हो जाएगा, फाइन। और बस ये याद रखना है कि कॉग्निटिव वाले कौन थे और साइकोमेट्रिक वाले कौन थे, ठीक है। तो ये आपका काम है। बाकी का आई थिंक 2 थ्योरीज आर इनफ फॉर कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है, स्टर्नबर्ग एंड हार्वर्ड गार्डनर की, ठीक है। बाकी की हम ये जेपी दास और इन सब की पास जो मॉडल है ये भी नेक्स्ट यूनिट में है, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ लेंगे, यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस में, बिकॉज वी नो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं ही हर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, तो इंटेलिजेंस में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो ये और पढ़ लेते हैं आज। Intelligence has significant implications for our everyday life and it influences our affective functioning. It is related to various life outcomes such as academic achievement, job performance, health, etc. However, it is difficult to establish a causal relationship. There are other individual differences in personality, mood, motivation, leadership, creativity, etc. ये सब हमको पता है, but still what we know कि intelligence में भी हमारे पास क्या है, differences हैं, ठीक है। जैसा हमने IQ देखा था, एक हमने जो देखा था ना हमारा कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें आपने देखा था कि 100 का IQ स्कोर था, ठीक है। फिर जो 100 एंड 115 के बीच में है वो कैसे हैं, देन 90 से 100 के बीच में जो लोग हैं वो कैसे हैं, एवरेज इंटेलिजेंट हैं, अबव एवरेज हैं, एंड देन बिल्कुल जो एकदम एक्सट्रीम पे आ रहे थे 130, वो क्या थे, एकदम सुप्रीम थे, बहुत हाईली इंटेलिजेंट, जीनियस जिसको हम कह देते हैं। और जो बिलो 70 थे वो क्या थे, मेंटली रिटार्डेड, राइट। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, IQ से हम इस चीज़ को असेस कर सकते हैं, ठीक है। यही सब लिखा है इस पैराग्राफ में, आप लोग भी यही लिख के आना, ठीक है। देन सो 130, जैसे मैंने अभी बताया 130 अबव जिनका इंटेलिजेंस होता है उनको हम गिफ्टेड मानते हैं, दे आर जीनियस, राइट। और एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च का टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, बहुत लंबे समय तक अगर कोई स्टडी हो रही है तो हम उसमें देखते हैं, तो उसमें पाया गया था कि 1528 चिल्ड्रन हैविंग IQ मोर देन 130। समझो आप लोग कितने जीनियस होंगे। तो वो लोग सिर्फ दे वर मोर सक्सेसफुल, जिनका इतना हाई IQ था ना, वो हर चीज़ में दे आर वेरी सक्सेसफुल, एजुकेशन, करियर, सोशल स्किल, एडजस्टमेंट, हर चीज़ में दे आर वेरी हाई। तो क्या है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, नॉट एवरी वन हैज़ 130 IQ, okay. However, studies have also found that other factors such as high energy level, persistence, a sense of purpose in life, etc. do play a role in various life outcomes gifted people, okay. ये सब भी important है, okay. देन ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि जिनका बिलो 70 स्कोर है उनका क्या मतलब है, राइट। उनका जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, वो अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी कर नहीं पड़ता है, देन दे आर नॉट सफिशिएंट टू डू ऑल दीज थिंग्स, अपना सेल्फ केयर नहीं कर सकते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से ही अपने आप के सारे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनके अंदर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, न्यूरो डेवलपमेंट जो है उनका वो सही नहीं है, उनको डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ओके। एंड ये बिलो 18 की एज में हमको दिख जाता है, ठीक है। 18 साल का अगर बच्चा हो गया तो हमको समझ में आने लगेगा कि अब तो तब में ही समझ में आने लगेगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि 18 ही साल का हो, ओके। देन intelligence is as assessed in the psychometric test is used to define the gifted and intellectual disability. ये IQ ही है, ठीक है। IQ से ही हमको पता चल जाएगा कि कौन जीनियस है और कौन जो है वो डिसेबल्ड है, ओके। It is mostly correlated with the traditional academic achievement और being book smart, but mostly IQ जो है ना वो academic achievement पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि जितने IQ के टेस्ट अभी तक मैंने देखे हैं उसमें और सारी एबिलिटीज़ के बारे में तो बात करी ही नहीं जा रही है,
उसमें बेसिकली आपसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, रीजनिंग कराएंगे, लॉजिकल रीजनिंग कराएंगे। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि जिसकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी है या जिसकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है सिर्फ वही अच्छा है। ओनली द वन हु इज़ बुक स्मार्ट ओनली ही इज़ इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो टेस्ट बनाए गए हैं वो बनाए ही इस तरीके से गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करें। ओके, ठीक है। सच इंडिविजुअल्स वर नॉट सो सक्सेसफुल इन दियर सोशल लाइफ, ज़रूरी नहीं है जिसका IQ 130 आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो, वो लाइफ में वाकई में सक्सेसफुल है। IQ डजंट रिफ्लेक्ट योर सक्सेस, राइट। वो रियल लाइफ सिचुएशंस को डील कर ही नहीं पा रहा हो। ओके, सो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक देन विल टॉक। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका IQ अच्छा है अगर उसका EQ लो है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके,